Question says magnitude of the determinant of the following focus 4 matrix is. Alright, क्वेश्चन में एक फोकस 4 मैट्रिक्स गिवन है और उसके डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा दिया तो बहुत ही बढ़िया सर, आपको तो डेयरी मिल्क एक्चुअल वाला डिजर्व है। लेकिन प्रोवाइडेड आप तुक्का नहीं मारे हो, आपको सही से बैकग्राउंड स्टोरी पता हो। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया है एक फोकस 4 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालने बोला है। एक बात ध्यान से समझ लो कि गेट एग्जाम में या फिर डेली रोज में भी आपका कैलकुलेशन पावर कभी चेक नहीं किया जाता, कभी भी नहीं। क्या चेक किया जाता है? आपका एप्लीकेशन पावर, आपका समझ, आप डॉट्स को सही से कनेक्ट कर पाते कि नहीं, वो सब चेक किया जाता है। ठीक है, उसका मतलब जब भी आप गेट एग्जाम में 4x4 मैट्रिक्स देख लो, 5x5, 3x3 से बड़ा देख लो, कभी 3x3 भी यूजुअली डिटर्मिनेंट निकालने के लिए नहीं कोई पूछता आजकल, लेकिन फिर भी 4x4 देखा, जैसे रैंक पूछा हो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछा हो, कुछ भी पूछा, 4x4 मैट्रिक्स देखा हो तो समझ जाना यहाँ पे आपको नीड है चालाकी की, ना कि कैलकुलेशन की। ये अलग बात है, इस क्वेश्चन को देख के आप बैठ के डिटरमिनेंट निकालना तो आंसर आ गया होगा, उसको नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, उसको नहीं बोल रहा मैं, बोला कि देखते ही आंसर जो निकल गया वो तो बहुत ही बढ़िया, आई विल बी इम्प्रेस्ड, मुझे जरूर बताना। तो मैं क्या बोला कि जब भी 4x4 टाइप का या फिर 5x5 3x से बड़ा आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे तो चालाकी लगने वाली है, मतलब क्वेश्चन देख के बनाने वाला है। क्या बोला मैंने? जब भी क्वेश्चन चालाकी वाली होती है तो क्वेश्चन देख के ही आंसर निकलने वाला होता है, या फिर मिनिमम कैलकुलेशन, बहुत कम कैलकुलेशन में ही आंसर निकलेगा, प्रोवाइडेड आप चालाकी करना जान जाओ। या चालाकी करना कब जान पाओगे? जब आपकी बैकग्राउंड स्टोरी एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम हलहलिया। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कौन से बैकग्राउंड स्टोरी की जरूरत है। तो अगर आपने सही से पढ़ाई कर रखी है तो आप देख के ही समझ जाओगे ये मैट्रिक्स कहाँ देखा है आपने, कहाँ देखा है बताओ, कहाँ पे? डीएफटी, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। वहां पे जो मैट्रिक्स यूज होता है वही तो है मॉस्कियल मैट्रिक्स। लेकिन इस बात के आप लोग बगावत कर दोगे कि सर उस पे तो माइनस सामने होता है, माइनस सामने, कोई बात नहीं। तो अगर जब मैं इसके बैकग्राउंड स्टोरी सही से खोल के बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये वही है एक्चुअली, लेकिन उस पे मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो चलो तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये मैंने क्या बोला, तो आप डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म में जब वो मैट्रिक्स देखते हो, इसको मतलब फूरियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं या फिर मॉस्कियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं डीएफटी के टर्म्स में, तो वो फूरियर मैट्रिक्स बोलूंगा मैं। तो फूरियर मैट्रिक्स पे और इस मैट्रिक्स पे बस इतना फर्क है कि यहाँ माइनस माइनस लगता है। तो मैंने क्या बोला कि डीएफटी में वो डेवलप नहीं, इसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से है। मतलब क्या है? मैथमेटिक्स में इस मैट्रिक्स को डेवलप पहले किया गया था, फिर डीएफटी में देखा गया इसका बड़ा कमाल का यूज होगा, तो वहां से वहां डीएफटी की यूज होता है कंप्यूटेशन में। जब कंप्यूटेशन कंप्यूटर करता है तो बड़े बड़े मैट्रिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ना लग जाए, इसीलिए हम लोग डीएफटी एफएफटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, डीएफटी स्लो है तो एफएफटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो कहानी अलग है। लेकिन देखा गया है कि ये वाला जो मैं जिस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसको उठा के डीएफटी में ले आया गया है कुछ 200-300 साल पहले। लेकिन मैथमेटिक्स में तो ये तब से है जब से बिग बैंग हुआ था, है ना। गॉड मस्ट बी ए मैथमेटिशियन, ऐसे ही नहीं बोलते। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे उस मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स की। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स की, तो उसकी कहानी अगर सही से क्लियर हो जाए आपको, तो ये मैट्रिक्स तो आप देख के ही आंसर निकाल पाओगे ना। क्या ये मैं कुछ नया बताने वाला हूं? नहीं सर, नया बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, आपको ऑलरेडी पता है, बस डॉट्स कनेक्ट नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये मैथमेटिक्स का कैसा पार्ट हो सकता है। हाँ, सिग्नल्स में जब आप पढ़ते होगे तो आपको सिग्नल्स में सही से डेरिवेशन दिखा होगा उस टाइम मैट्रिक्स का, के का वैल्यू ये, एन का वैल्यू ये, अलग अलग पुट करो तो मैट्रिक्स बनता है, सब सही। लेकिन मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूं, है क्या वो?
ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आज। लेकिन मैं बोला कि ओरिजिन के बारे में भी आपको ऑलरेडी पता है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह आप उसको जान चुके हो, लेकिन बस एक कनेक्ट नहीं है कि डीएफटी में जो मैट्रिक्स दिखा था वो वाला मैट्रिक्स है। लेकिन ठीक है, अगर आपको डॉट से ये भी कनेक्ट है तो माशाअल्लाह फिर। ओके चलो, नाउ सो इस ओरिजिन का बात करूं अगर, तो मैं अगर नाम बोलते ही आपको एकदम धाए से याद आएगा। क्या है पता है? कुछ और नहीं, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ा है ना लिनियर अलजेब्रा में? पढ़ा है सर। ये क्या है? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ही कॉम्प्लेक्स वर्जन, ठीक है। लेकिन बच्चे, दुख की बात यह है कि बच्चे जब ये सब पढ़ते हैं तो उनको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर दूं अगर, तो उनको लगता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर मैं किसी को पूछूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो उनकी प्रॉपर्टी बताएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? A into A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स, ये सब बताएंगे। ये बहुत दुख की बात है। क्यों दुख है? क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है उसकी, मैं तो उसके बारे में पूछ रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि ये आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी हुई। मैं जानना चाहता हूं आप कौन हो, आप अच्छे इंजीनियर क्यों हो? आप अच्छे इंजीनियर इसलिए हो क्योंकि पहले आप अच्छे इंसान हो। मेक सेंस? तो पहले मुझे इंसान के बारे में बताओ, वो अच्छा इंजीनियर है कि क्या है, वो बाद में बात करेंगे। उसी तरह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, पहले उसकी बनावट कैसे आई, उसके बैकग्राउंड स्टोरी में ध्यान दो कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं, आप जो गूगल सर्च करते हो वगैरह वगैरह करते हो, ये सब यहाँ से यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उस पे बेस करके ये सब इतना बड़ा कार्यक्रम चलता है, ठीक है। वो सब आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूरा एकदम अच्छा ज्ञान, ठीक है। सो आपको अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस का पता चल रहा होगा कितना ज्यादा महत्व है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स का, अगर मैं कॉम्प्लेक्स सेंस में बोल दूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत दुख की बात है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पूछूं तो जवाब बस इतना ही आता है कि A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब तो प्रॉपर्टी है सर, हमको तो बंदे से मिलना है, इसके अंदर की कहानी जाननी है कि ये इतना खास कैसे, ठीक है, क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसे की गई है कि वो इतना खास बन जाता है, ठीक है। तो मैं आज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करूंगा। तो और अच्छी बात है, क्यों और अच्छी बात क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जनरल वर्जन है यूनिटरी मैट्रिक्स, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स के लिए है, उसी का कॉम्प्लेक्स वर्जन यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स चीजें ज्यादा जनरल होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट हटा दो तो रियल बन जाता है, उसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स का इमेजिनरी पार्ट हटा दो तो ऑर्थोगोनल बन जाता है। ये जनरल ज्यादा बातें करेंगे आप आज, ठीक है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आइडिया थोड़ा थोड़ा हो ही जाएगा, अगर हो जाएगा तो। लेकिन अब मेरा सारा डिस्कशन फोकस होगा यूनिटरी मैट्रिक्स कह रहा हूं, तो ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में तो बाद में आएंगे, डीएफटी की जरूरत नहीं है, आप आइडेंटिफाई करो ना करो। तो आगे बढ़ते हैं, तो यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, फटाफट। बहुत ज्यादा डीप में जाके बात नहीं करूंगा। अगर बहुत ज्यादा डीप में जाने के अलाउ करो तो मैं 3-4 दिन कंटिन्यूअस इस यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ। इतना ज्यादा डीप है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना ज्यादा एप्लीकेबल है रियल लाइफ में चल रहा है। हम जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे के बैकग्राउंड स्टोरी में यही सब होल्ड करके रखा है चीजों को, ठीक है। और चलो, यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना तो डेफिनेटली। और एक बात, क्या सर ये बैकग्राउंड स्टोरी जरूरी है? ये जो मैं एकदम ओरिजिन में जाके बात कर रहा हूँ, क्या ये जरूरी है गेट एग्जाम के लिए? बहुत ही ज्यादा। क्यों? अगर आप गेट एग्जाम के क्वेश्चंस उठा के देख लो अपने ही पेपर में, इसी पेपर में बात कर रहा हूँ, जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है, इस ओरिजिन से जाके क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन उठा के देखो, वहां में स्पैन की एन डायमेंशन स्पैन की बातें होती है। ये सब कहां से आता है? ये ओरिजिन स्टोरी में जाके समझ में आता है, लेकिन ओरिजिन स्टोरी पता ही नहीं है। सो इसीलिए वो क्वेश्चन बड़े खतरनाक दिखते हैं। मैं अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी है कि बस डिटरमिनेंट निकाल दो वगैरह वगैरह, पुराने जमाने में आते थे, लेकिन आजकल तो एकदम तगड़ा, ठीक है। तो इसीलिए बैकग्राउंड स्टोरी तो आपको जाननी ही पड़ेगी।
आप चाहो या ना चाहो, ठीक है। तो चाहोगे क्यों नहीं चाहोगे, आप एक इंजीनियर हो तो डेफिनेटली आपका इतना जिज्ञासा तो होगा ही होगा कि बैकग्राउंड स्टोरी को जाने। ओके चलो तो यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ। तो यूनिटरी मैट्रिक्स किस तरह, बनावट कैसी होती है इसकी, उसकी बात करता हूँ। आप ध्यान से सुनना, पे अटेंशन। मान लो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस, अब इन टर्म्स से मत धरो, वेक्टर स्पेस मतलब मेरे पास बहुत सारे वेक्टर है, सिंपल भाषा में बात करेंगे। मैं अच्छे टर्म्स लूंगा फिर उनको सिंपल भाषा में बता भी दूंगा। वेक्टर स्पेस जब भी बोलूंगा मतलब आप इतना समझो मेरे पास बहुत सारे वेक्टर है बस, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस है, जैसे मान लो वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3 ऑल द वे टिल n, मतलब n डायमेंशनल। n डायमेंशनल मतलब n है तो n डायमेंशनल, चलो ठीक है। एक एक्सिस में अगर मैं वेक्टर में बैठा दूं तो वो n है, और ये बिलोंग करेंगे, जैसे मैं यूनिटरी मैट्रिक्स का स्टोरी बात करना चाहता हूं तो ये बिलोंग करेंगे कॉम्प्लेक्स डोमेन में जो n डायमेंशनल होंगे। n डायमेंशनल होंगे का क्या मतलब है, v1 v2 v3 n है, ये नहीं बोल रहा हूं, ये n हर एक वेक्टर n डायमेंशनल होगा। उसका मतलब बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई वेक्टर उठा लो, जैसे इसका एलिमेंट 1 2 3 4, n डायमेंशनल मतलब n एलिमेंट्स होंगे, सिंपल भाषा, ठीक है। और हाँ, इसके सिंपल भाषा आपके लेवल तक, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बातें हो सकती है इसके बारे में, लेकिन आपको जितना जरूरत है मैं उतना ही रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। और तो हम समझ गए कि जब मैं बोल रहा हूँ वेक्टर स्पेस इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन, n डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स डोमेन, तो आप ये समझोगे सिर्फ इतना कि आपके पास वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और जिसके एलिमेंट्स, वेक्टर के एलिमेंट्स कितने होंगे, n होंगे, क्लियर है। और वो आपस में कितने सारे वेक्टर है, n, मैंने दिखाया मैं n वेक्टर है, क्लियर है सब। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्म्स से मैं इसीलिए सबको ऐसे तोड़ मोड़ के समझाता हूँ, ये जब क्वेश्चन बनता है तो वो IIT प्रोफेसर के दिमाग से निकलता है और उनको ये बैकग्राउंड स्टोरी एकदम ही स्ट्रांग से पता है, तो वो जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ये सब टर्म्स यूज होता है क्योंकि उनको लगता है ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, सबको पता होगी। लेकिन जब हमारे बच्चे गेट में बैठते हैं तो इन टर्म्स को देख के ही भाग जाते हैं क्योंकि इन टर्म्स से उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। स्पैन बोल दो, n डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल दूं, ठीक है, तो ये सब नाम से ही भाग जाते हैं। वेक्टर स्पेस बोल दूं, नाम से ही भाग जाता है। लेकिन क्वेश्चन सेटर के दिमाग में तो ऐसा है कि ये सब तो पता ही होगा सबको, तो ऐसा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्या है हाल, तो इसलिए मैं छोटे मोटे इन टर्म्स को मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में हौलहौलिया रहे, इनसे डरना नहीं है क्योंकि ये डर ही तो है जो आपको हरा रहा है। ओके चलो ठीक है। नाउ तो मेरा वेक्टर्स के अगर मैं एलिमेंट्स की बात कर दूं तो मान लो ई बोल देता हूं, तो v1 है तो e1 1, e1 2, कितने हैं सर ऐसे, e1 n, और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होंगे इन जनरल। जब मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स इन जनरल, उसका मतलब है कि वो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर इमेजिनरी होगा या फिर रियल होगा या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इन जनरल बोला, कॉम्प्लेक्स इन जनरल मतलब कॉम्प्लेक्स ही पूरा का कवर कर लेता है, ठीक है। तो इन जनरल तो उसके अलग अलग भाग हो सकते हैं, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और या फिर बस कॉम्प्लेक्स ही हो सकता है, ठीक है। और चलो कौन कौन किसकी बात कर रहा हूँ, ई जो एलिमेंट्स अंदर घुसे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह v2 को अगर मैं एलिमेंट वाइज बांट दूं तो ये v21 2 है तो 2 लिया, v22 ऑल द वे टिल v2n, ठीक है। और तो इसी तरह ऑल द वे टिल vn, ठीक है। तो vn के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे हमें, vn के एलिमेंट्स en1 en2 ऑल द वे टिल enn, ओके चलो। नाउ v1 v2 vn कैसे होंगे आपस में, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। v1 v2 v3 ये सारे vn तक सारे ऑर्थो नॉर्मल होंगे, ऑर्थो नॉर्मल होंगे, ठीक है। ये ऑर्थो नॉर्मल होना क्यों जरूरी है, इसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ऑर्थो नॉर्मल होंगे।
ये होना जरूरी है, इसके बिना हम लोग का काम नहीं चलेगा, फिर ये इतना अच्छा मैट्रिक्स, इतना काम का मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये इनको ऑर्थोनॉर्मल होना है। तो ठीक है, चलो, तो ये ऑर्थोनॉर्मल होंगे। तो अब याद रखना, मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में हूं। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स n डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन में हूं। सो अब ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होगा, चलो मैं जो ऑलरेडी बच्चों को पता है उसके बारे में बात करता हूं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा ऑर्थोनॉर्मल का क्या है, कि मान लो वी आई बोल दूं, वी आई और वी जे बोल दूं। ठीक है, जो आई और आई 1 से n, वी आई 1 से n, जे भी 1 से n, तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करें, वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो ऑर्थोनॉर्मल कहता है कि डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 होगा, कब, जब i एंड j अलग अलग होंगे, और 1 हो जाएगा जब i इज इक्वल्स टू j। ठीक है, तो मतलब इन दो वेक्टर को, कोई दो वेक्टर को उठाओ, आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दो, रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, v1 और v2 को उठाओ, डॉट प्रोडक्ट कर दो, 0 आ जाएगा। v1 और v1 आपस में ही डॉट प्रोडक्ट कर दो तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा जब होता है तो इस सारे सेट को हम लोग ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर सेट बोल देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये कहानी है रियल वेक्टर्स के लिए, लेकिन हमारी कहानी कहाँ है, हमारी कहानी है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, n डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। तो मतलब हमको चीजों को और जनरलाइज करके बातें करनी होंगी। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं हो जाता कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अगर आपको पता है, दोनों में से किसी एक का कंजुगेट लेना पड़ेगा। वी आई का ही नहीं, वी जे का भी ले सकते हो, दोनों में से किसी एक का कंजुगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंजुगेट क्या होता है, a प्लस जे बी इज इक्वल टू a माइनस जे बी कंजुगेट। ठीक है, तो कंजुगेट मतलब वो जे के सामने प्लस माइनस करो, होता तो सबको आता ही है, जरूरत नहीं है इसका बोलने का। तो ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स में, इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो, सो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये इसके वेक्टर एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, तो मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करते वक्त किसी एक को, दोनों में से किसी एक को कंजुगेट करना पड़ता है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड लॉज है, नहीं तो गड़बड़ होती है। नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी, और क्या। ओके, चलो, अब हम क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। मान लो m, मैट्रिक्स कैसा होगा, वो इन्हीं वेक्टर एलिमेंट से बना होगा, मतलब v1 v2 v3 ऑल द वे टिल vn। और v1 कैसा है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, v1 खुद से ही उसके अंदर n एलिमेंट्स है, ऐसे। तो मतलब ये अगर मैं खोल दूं सारे के सारे, तो ऐसे खुलेंगे, लंबे लंबे खुलेंगे ऐसे, तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो एक n क्रॉस n, ये n है और उनके सारे एलिमेंट्स n थे, तो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स। चलो अगर मैं लिख ही दूं, तो ये e11 e12 ऑल द वे टिल e1n, इधर भी e21 e22 ऑल द वे टिल e2n। इसी तरह अगर कंटिन्यू करें तो en1 en2 ऑल द वे टिल enn, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इसी मैट्रिक्स का नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स का नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, सो मैं, जैसे मैंने बोला, बहुत ही ज्यादा डीप में जाके बात नहीं करूंगा, तो आपके दिमाग में थोड़ा कुछ एक दो सवाल होंगे जिसका जवाब शायद ना मिले इस वीडियो में। कैसे सवाल, कि ऐसा हमने किया ही क्यों, ऐसा हमने किया ही क्यों, ये सब समझने के लिए हमको तो एप्लीकेशन में जाना होगा इसके। जैसे मैंने बताया था, गूगल के सर्च इंजन के अंदर जाके उसका मैथमेटिक कोडिंग नहीं, उसका कोडिंग के पीछे का स्टोरी, कोडिंग किया तो उसको सोच के किया होगा ना आदमी ने, तो एकदम बेस में जाके दिखाना होगा, देखो कितने मजेदार काम होती है, तो आप समझोगे अच्छा इसका ऑर्थोनॉर्मल होना क्यों जरूरी था इतना। ठीक है, तो इतना जाके तो पॉसिबल नहीं है। चलो कभी बताना मुझे, 4-5 दिन है आपके पास कंटिन्यू मेरे साथ बैठने का, तो हम बात करेंगे। ठीक है, चलो बताना जरूर, मैं रेडी हूँ। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गोते लगाता हूँ सर। ओके चलो, ठीक है, सो इसी का नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स। सो आपको पॉइंट क्या पिक करना है, यहां से पॉइंट ये पिक करना है कि जब भी मैं बोलूं कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है,
या फिर जब भी आपके सामने एक यूनिटरी मैट्रिक्स रखा है तो उसको देख के आपको यूनिटरी मैट्रिक्स है कैसे पता चलेगा? क्या करना है, सिंपली ये चेक करो कि ये जो अंदर के एलिमेंट्स है, या फिर अपने अपने एक एक को वेक्टर पकड़ो, आप रोज भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अपने अपने में एक एक वेक्टर पकड़ो और देखो ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं, काम खत्म। ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए क्या करना है, किसी दो कॉलम्स को उठाओ, डॉट प्रोडक्ट करके देखो, हो जाएगा। 0 आया, बस बस दो को ही नहीं, सारे को देखना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ऑर्थो वो तो एक हुआ काम, दो काम करना है ना ऑर्थोनॉर्मल के लिए। और इसी को एक ही को उठा के अपने से ही डॉट प्रोडक्ट करो, हर एक को उठा के अपने से डॉट प्रोडक्ट करो, तो देखो 1 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत बड़ी बात हो रही है, देख के ऐसे देख के आप कर सकते हो, ठीक है। अरे चलो, तो पैनल वाला एग्जांपल में देखेंगे। तो ये है कहानी ऑर्थोनॉर्मल के, ठीक है। तो हाँ, आप जो आप बोलते हो ये है कहानी यूनिटरी मैट्रिक्स की। सो आप जो बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, तो ये जवाब आता है कि कोई मैट्रिक्स M का कंजुगेट करके ट्रांसपोज करो, फिर M ही से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा। इसका मतलब ये भी है कि M ट्रांसपोज करो तो M इनवर्स मिलेगा, ये M कंजुगेट ट्रांसपोज करो तो M इनवर्स मिलेगा। ये तो इसकी गुण बन गए। ऐसा बनाने के बाद ये सब तो ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। तो अब से यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है ये नहीं, ये तो आपका प्रॉपर्टी गुण है इसके। तो क्या है पूछे तो उसका गुण नहीं बताना है, वो है क्या उसके बारे में सोचना है, बैकग्राउंड स्टोरी, ठीक है। उसी तरह मैंने बताया कि ऑर्थोगोनल के लिए भी सोचना है, ठीक है। आप बहुत सारी अच्छी बातें बताई मैंने यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में, तो आप भी अपने जिज्ञासा के खातिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की भी थोड़ा सी स्टोरी पता कर लो, ठीक है। तो ये सब मुझे क्या भगवान ने आके बताया? नहीं सर, ये सब तो सबको पता है सर, सबको पता है। मुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि कहीं लिखा पढ़ा मैंने, कहीं लिखा पढ़ा, बोला सुना या फिर लिखा पढ़ा, ये सब तो है, ठीक है। तो आप भी देखो, मिल जाएगा, ठीक है, मिलेगा। अरे यार सबको पता है, आप अभी ये मत सोचो कि ये तो बहुत अंदर का ज्ञान पता है मुझे, नहीं, ये तो सबको पता है। ये अगर आपको नहीं पता तो आपको भी पता चल गया है, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी पता कर लो, ठीक है। आपको जितना जरूरत है उतना रखो पता, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो गेट एग्जाम लिखोगे ना, तो इसलिए। चलो अभी वापस आते हैं इस मैट्रिक्स पे। अब हमको पता चल गया यूनिटरी मैट्रिक्स कैसा होता है, तो अब चेक करते हैं क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। मैंने बोला था ना इसको फूरियर मैट्रिक्स बोलूंगा मैं, या फिर वॉन्स्कियन मैट्रिक्स होता है सही नाम, लेकिन वॉन्स्कियन मैट्रिक्स में सामने माइनस माइनस लगता है, तो ये माइनस नहीं लगा, तो मैं इसको चुपचाप फूरियर मैट्रिक्स बोलूंगा। वैसे मैं ही क्या, इसको फूरियर मैट्रिक्स ही बोलते हैं, ठीक है, फूरियर मैट्रिक्स बोलते हैं, फूरियर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो एक और बड़ा मजेदार बात बताऊं आपको। ये मैट्रिक्स आया तो था फूरियर के वक्त में, लेकिन गॉस का नाम तो सुना ही होगा, गॉस हर जगह होता है ना पढ़ाई में। इंजीनियरिंग की बात करें तो गॉस का नाम तो इतना ज्यादा आता है कि क्या बताएं, कि वो तो डिजर्व भी करते हैं। तो 1810 या 1805 की ऐसे की बात है, डेट इतना याद नहीं है। तो DFT तब तक डेवलप हो चुका था, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर वगैरह नहीं था उस वक्त, आपको तो पता ही है। तो गॉस क्या करते थे, तो उनको वो DFT हाथ चला वाला के नहीं, ऐसे बैठ के दिमाग में कैलकुलेशन करते थे। तो उनको दिखा कि DFT करने में तो थोड़ा सा बड़ा डाटा यूज करे तो काफी टाइम लग रहा है, तो उन्होंने ये मैट्रिक्स का यूज करके, यही मैट्रिक्स का यूज करके क्या मैं मतलब यही नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी जो भी बताया यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके उन्होंने क्या किया, दिमाग में ही FFT का कंसेप्ट को यूज करके, खुद से, उस वक्त कुछ नहीं था, वो सब खुद से सोच के, बस अपने लिए, ठीक है, अपने लिए वो फास्ट कैलकुलेशन करते थे दिमाग में सोच के, ठीक है, बस बैठ के। और ये चीज कभी पब्लिश नहीं किया उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये सब तो क्या कैलकुलेशन है, ये सब तो क्या बताना दुनिया को, ठीक है। इस वक्त कंप्यूटर वगैरह था नहीं, लेकिन धीरे धीरे आया कंप्यूटर वगैरह, तो दुनिया ने देखा, अरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा कमाल का हो गया। आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, दुनिया का सबसे पावरफुल एल्गोरिदम कोई है तो FFT है सर, उससे पावरफुल एल्गोरिदम आज तक नहीं बना,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन को इतना कम कर देता है कि क्या बताऊं। ओके चलो, ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन चलो मैं बस गॉस की बात कर रहा था कि बंदा सोच के ही करता था ये सब, ठीक है। तो चलो बस इंस्पिरेशन लो उनसे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बात करते हैं कि क्या ये यूनिटरी है, क्या यूनिटरी है, चेक करते हैं। इससे 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 मतलब इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, डॉट पर करते हैं, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। देख के एक और बात कर देते हैं यहाँ में काम, कि एक्सपोनेंशियल जे पाई बाई 2 कितना होता है सर? आई। एक्सपोनेंशियल जे पाई कितना होता है सर? -1। ये कितना होगा सर? ये -i। ये कितना होगा? ये -1, ये 1, ये -1, यहाँ लिखता हूँ -1, ये i, ये -1 और ये i। चलो अब काम करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो 1 इंटू 1 1, मैं यहाँ में लिखते चलता हूँ। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू i प्लस 1 इंटू -i -1, सॉरी ये -1 है, -i नहीं, -1 है। 1 इंटू -1 -1 और ये 1 इंटू -i तो हो गया 0। वाह, काम का है, थोड़ा सा होप है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्या करें, इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को करते हैं। तो 1 इंटू 1 1, i इंटू -1 -i, -1 इंटू 1 -1, -i इंटू 1 -1 प्लस 1, वापस से हो गया। और ये माइनस प्लस i तो वापस हो गया 0। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी और एक और चेक कर लेते हैं, इसको, इन दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। पास पास तो चेक ही कर ही लेते हैं एटलीस्ट, बगल वाले को, बहुत दूर वाले को तो देखना बाकी है। चलो एक बार एक काम करते हैं, दूर वाले को देख लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं। ये तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, आप कैलकुलेशन आप देख के कर सकते हो, मैं बस लिख रहा हूँ। 1 इंटू 1 1, i इंटू -i इंटू -i क्या होगा सर? +1, -1 इंटू -1 +1, -i इंटू i वापस से +1। ओहो, ये तो 0 नहीं हुआ। ये करके बच्चे बगावत करते हैं। मैं आपको बता दूं, अरे याद तो करो, याद तो करो, डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे हो कॉम्प्लेक्स में तो क्या करना था? एक को तो कम से कम कॉन्जुगेट करो, याद आया? अब करते हैं वापस से, अब करके आएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब करेंगे तो 0 आएगा। तो 1 इंटू 1 1, ये चलो इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो ये -i हो गया, और ये ऑलरेडी कितना है? ये -i ऑलरेडी है, तो -i इंटू -i -1, फिर ये -1 ऑलरेडी है और ये -1 है तो +1, और ये इसका कॉन्जुगेट किया तो ये +i बन गया, +i इंटू i क्या होगा? -1, 1 0 वापस से, ठीक है। तो सब काम कर रहा है, लेकिन अभी एक और स्टेप बाकी है जो कईयों ने पकड़ लिया होगा कि इसका, है ना, डॉट प्रोडक्ट अपने से ही करने से क्या आना है? 1 आना है। तो करते हैं इसको, 1 इंटू 1 अपने से कर रहा हूँ, 1 इंटू 1 1, ये तो पूरा रियल है, इसका क्या कॉन्जुगेट करना? 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल तो 4 आ गया। अरे मतलब ये यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है। तो मैं इतने देर से यूनिटरी मैट्रिक्स की बात ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है इसका बैकग्राउंड स्टोरी कि इसको यहाँ से उठाया गया है। तो अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है तो ये स्केल्ड वर्जन होगा और कुछ नहीं। स्केल्ड वर्जन का मतलब स्केल कर ही क्यों दिया? वो यहाँ से मैथ से उठा के एग्जैक्टली थोड़ी छापेंगे, वहां में अकॉर्डिंगली उसको बैठाया जाएगा उसके कंडीशंस के हिसाब से, तो इसीलिए उसको स्केल किया जाता है। और यहाँ में देखो आप, यहाँ में माइनस से भी हटाया गया है उसको, वहां में तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप समझो कि उसका ओरिजिन से उठा के जब हम करेंगे काम, है ना, जब भी ओरिजिन से उठा के कुछ काम किया जाता है तो वहां में स्केलिंग करो, जो भी मॉडिफिकेशन करो, लेकिन जो मेन इसका जो फंडा है या फिर मेन इसका जो प्रॉपर्टीज हैं वो ना चेंज हो पाए, इसका खास ख्याल रखा जाता है। मतलब ये मेन प्रॉपर्टी क्या है उसका? ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, वही तो सबसे खास बात है। अब यहाँ आके वो यूनिटरी मैट्रिक्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो FFT DFT FFT का बच्चा जो सही से पढ़ा है, घोड़े का जो होता है ना, ये वाला ब्लाइंड वाला, हॉर्स ब्लाइंड
उसको हटा के गोते लगा के पढ़ता है, उसको ये सब समझ में आता है। उसको ये सब समझ में आता है कि कुछ भी हो जाए, आप यहाँ स्केलिंग करो वगैरह करो चलेगा, लेकिन आप इसके बेसिक जो है, सबसे खास बात इसको यहाँ में लाने का ये था कि वो यूनिटरी है। अब यहाँ में लाने के बाद वो यूनिटरी बचा ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, आप शायद दिखे ना, या फिर कुछ स्केलिंग वगैरह करके आप उसको अलग दिख सकता है, लेकिन बेसिकली वो यूनिटरी है। तो अब समझ में आया कि ये तो यूनिटरी होना तो था, हुआ क्यों नहीं? उसका मतलब कुछ तो स्केलिंग किया है। अब उस स्केलिंग फैक्टर को पकड़ो। कैसे पकड़े? जहां गलती हो रही है उसी को उठाओ, क्योंकि हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि यूनिटरी तो है भैया, इसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है, इसलिए यूनिटरी नहीं दिख रहा। तो उस छेड़खानी को पकड़ो, सामने सामने सारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब छेड़खानी पकड़ते हैं। ये हो रहा है 1/4, होना है इसको 1। तो ऐसा क्या करूं मैं कि ये 1 बन जाए? तो 1-2 सेकंड सोचने के बाद आप समझ जाओगे कि ये आया कहां से था। ये 2 1 को मल्टीप्लाई करके आया था, है ना, 1 into 1 आया था। ये भी 1 into 1 करके आया था, ये भी 1 into 1 करके आया था, ये भी 1 into 1 करके आया था। तो चलो इसको हटाओ। तो पहले इसकी बात करते हैं कि इसको मुझे 4 नहीं 1 बनाना है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि 4 ना बन के ये 1 बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे कर दूंगा तो बन जाएगा 1। ठीक है, मैं स्केलिंग फैक्टर पकड़ा रहा हूं आपको। अब ये भी आपको सोचना होगा कि ये 1 आया ही कब था, 1 into 1 करके, सेम ही को मैंने डॉट प्रोडक्ट किया था तब। तो 1 into 1, तो मतलब 1/4 कब आएगा फिर? 1/2 into 1/2 करूंगा तब आएगा। करेक्ट है? 1/2 into 1/2, ये 1/2 into 1/2, ये भी 1/2 into 1/2 करेंगे तो ये करके 1 आ जाएगा। अच्छा, उसका मतलब इस मैट्रिक्स के साथ मैंने क्या बोला था, इसका फ्लेवर चेंज नहीं करेगा कोई। ठीक है, इसका फ्लेवर जो ओरिजिनल था वो फ्लेवर चेंज नहीं करेगा। हाँ, इसके साथ थोड़ा सा स्केलिंग वगैरह या फिर डायरेक्शन, आप अगर बातों को सही से समझते हो तो यहाँ में एंगल मेजरमेंट का डायरेक्शन अगर प्लस है और माइनस है, बस मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो जाता। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब डीएफटी में इसको एक्सपोनेंशियल -j π/2 दिखोगे अगर इसको, है ना, तो इन दोनों में क्या फर्क है? बस नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल का फर्क है। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल कब आ जाता है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में डिफरेंस पैदा करते हो। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज एंगल में क्या चेंज? कुछ नहीं। ठीक है, और चलो वो तो बच गया, वो तो नहीं है। अब यहाँ में क्या है? यहाँ में मस्ट भी सम स्केलिंग क्या होगा। हमको पता चला कि 1/2 कर दें तो काम हो जाएगा, लेकिन बस इस पे कर दूं क्या 1/2? डिटर्मिनेंट नहीं, ये मैट्रिक्स है, आपको हर किसी में एक साथ करना होगा, तब जाके इसका फ्लेवर बचा रहेगा। मेन फ्लेवर यूनिटरी मैट्रिक्स, तब जाके इसका यूनिटरी मैट्रिक्स वाला फ्लेवर बचा रहेगा। तो सभी के साथ 1/2 करने के लिए मुझे 2 ऐसे कर दूं और 2 बाहर रह गया, तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2 हर किसी में, ठीक है, हर किसी में 1/2 करके आ गया। चलो, आपको तो पता ही इतना, आई होप। 1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब चेक करो, ठीक है, अब चेक करो, देखो यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके नाउ, हाँ, एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज की ही बात कर दें तो 3 बातें होंगी। पहला तो मैंने बोला, चलो मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, तो मैट्रिक्स ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, जैसे उसको हर्मिशियन बोलते हैं, ठीक है, एच हर्मिशियन, चलो कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, ऐसे है ना, वो सब एच स्टैंडर्ड बुक के नोटेशन है। तो चलो आप ऐसे जानते हो चीजों को, तो ऐसे रखो, आय होना है। दूसरा बात क्या है ना, क्या जानते हैं बच्चे, ये। और तीसरा बात एक जानते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है या फिर प्लस माइनस 1। ना, ये गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, सही क्या है? इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है सर। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। इसका मतलब ये भी है, इसका डिटर्मिनेंट क्या क्या होंगे फिर? इसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 हो सकते हैं, बस इतना ही नहीं, प्लस माइनस आई भी हो सकते हैं, बस इतना ही नहीं, प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस आई 1/√2 भी हो सकते हैं, या फिर जिसका भी डिटर्मिनेंट, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 बन जाए वो सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे पता नहीं क्यों बस इतना ही याद रखते हैं, या फिर जो इतना ही पता है
आगे भी सारे देखो, सारे का मैग्नीट्यूड, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है सारे के सारे यहाँ में लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं क्या, बहुत सारे नहीं, कुछ हैं, तो आप देख लो उसको, शायद इतने ही है, अगर कुछ और मिलते हैं तो ऐड कर लेना। ओके चलो, सो इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है सर। ठीक है, तो अब समझ में आया कि मैंने जैसे बताया कि इसको चेक करो वापस से, सार पूरा का पूरा अच्छा यूनिटरी मैट्रिक्स बन रहा है। कौन, ये 1/2 के बाद, करेक्ट है। अब हम समझ गए कि इसका अंदर वाला का डिटर्मिनेंट तो 1 बनने वाला है, लेकिन बाहर वाला का, ये 2 का क्या होगा, फिर ऐसे रह जाएगा, 2 into 1 रहेगा। अरे नहीं सर, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी लगाओ उसको। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी को क्या था, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स है ऐसा के फैक्टर से मल्टीप्लाई, है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, इसका डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के मैट्रिक्स एम। कैसा आता है, मैट्रिक्स एम मान लो n क्रॉस n है, तभी आप डिटर्मिनेंट बात कर पाओगे, जब स्क्वायर है तो ये मैट्रिक्स m क्या होता है, k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ m, करेक्ट है। तो उसी तरह यहाँ में देखो क्या होगा, 2 टू द पावर कितना था, 4 क्रॉस 4, तो 2 टू द पावर 4 और इसका डिटर्मिनेंट क्या है 1, तो 1 टू द पावर 4 कितना होता था 16, तो 16 है आपका राइट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है काफी उन्हें डी लगाया होगा, जिसको लगता है कि जिसने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये तो डीएफटी में देखा है, तो शायद इसका डिटर्मिनेंट 1 ही होना चाहिए। ऐसा तुक्का बाजी के लिए भी मैंने रेडी करके रखा है आपका ऑप्शन, तो आपने 1 लगाया होगा। तो ठीक है चलो, तो आज हमने देखा कि ये मैथमेटिक्स ही सारा ब्रह्मांड ही मैथमेटिक्स से घिरा हुआ है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से मोहब्बत करना सीख जाओ। ठीक है, तो वो भी आपको मोहब्बत बैक करेगा। ओके चलो, फिर हम मिलते रहेंगे इसी तरह, गोते लगाते रहेंगे, डोज लेते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।